Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। मीनिंग से शुरू करते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहता है इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal resident of a country in a year measured at a current year prices। मतलब ये बताता है कि वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू जो कि हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा प्रोड्यूस करे गए हैं और हमें उन्हें किस में मेजर करना है, करंट ईयर के प्राइसेस में मेजर करना है। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से और उनकी मनी वैल्यू निकालते हैं तो इसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या कहता है? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर। यहाँ पर भी हम सेम काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्राइसेस बेस ईयर के हिसाब से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का बेस ईयर के प्राइसेस के हिसाब से मेजर करते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है बेस ईयर, क्या होता है करंट ईयर। देखिए, मैं यहाँ पर एक कमोडिटी ले रहा हूँ, सपोज वीट और क्लॉथ और मिल्क। ओके, मैंने यहाँ पर 3 कमोडिटी ली। इनकी मैं क्वांटिटी लेता हूँ जो कि प्रोड्यूस हुई है आपकी, सपोज करते हैं 2013-14 में, लेट्स से। तो वीट मैंने प्रोड्यूस किया 1000 यूनिट, क्लॉथ मैंने प्रोड्यूस किया 500 यूनिट्स एंड मिल्क मैंने प्रोड्यूस किया 250। ओके, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस ली है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर कौन सा है? यही 2013-14, लेट्स से 2013-14 चल रहा है। तो करंट ईयर में इसके प्राइस हैं 12 रुपीज़ पर केजी, इसके प्राइस हैं 10 रुपीज़ पर मीटर। ओके, और इसके जो प्राइस हैं वो चल रहे हैं 12 रुपीज़ पर लीटर, सपोज करेंगे। वैसे ही साथ साथ मैं यहाँ पर एक और प्राइस लिखता हूँ, बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मैं कोई पुराना प्राइस लेता हूँ जो कि करंट ईयर का नहीं है, कोई पुराना प्राइस है। सपोज मैं मानता हूँ कि 2004 एंड 5 के प्राइस को मैंने बेस ईयर मान रखा है। ओके, 2004 से लेके 2005 के प्राइस को मैंने बेस ईयर माना है। तो 2004-5 में जो प्राइस चल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। सपोज करते हैं 2004-5 में वीट 7 रुपये पर किलो है, क्लॉथ 6 रुपये पर मीटर है और हमारा मिल्क जो है वो 8 रुपये पर लीटर है। आइए देखते हैं इसके हिसाब से फिर मार्केट वैल्यू क्या क्या निकलती है। तो मार्केट वैल्यू अगर मैं करंट ईयर प्राइस के हिसाब से निकालूं तो मैं क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 इंटू 12 दैट इज 12,000, 500 इंटू 10 दैट इज 5,000 एंड 250 इंटू 12 दैट इज 3,000। ओके, तो मार्केट वैल्यू करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से जो आएगी वो आ रही है 20,000। वैसे ही अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालूं बेस ईयर के हिसाब से, किसके हिसाब से? बेस ईयर। यहाँ पर मैंने करंट ईयर के हिसाब से निकाला था, तो बेस ईयर के हिसाब से मैं बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1000 इंटू 7 दैट इज 7,000, 500 इंटू 6 दैट इज 3,000 एंड 250 इंटू 8 दैट इज 2,000। तो उस हिसाब से मार्केट वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 12,000। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मार्केट वैल्यू में, मनी वैल्यू में जो हमें मिल रही है एक्चुअली। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहता है कि ये वो मनी वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेजिडेंट बना रहे हैं, जो हम मेजर करेंगे करंट ईयर प्राइस के हिसाब से। तो ये है नेशनल इनकम एट करंट ईयर और ये वाला है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसमें क्या है, हमने एक बेस ईयर के प्राइसेस से मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करा है। आगे देखते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें से कौन सा इंडेक्स हमें चूज करना चाहिए कि जो सही पिक्चर बता रहा है कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है। आइए सीखते हैं। इट इज़ अ नॉट गुड टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को एक गुड टूल नहीं मानते इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, लेकिन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम एक बेटर टूल मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री को
मेजर करने के लिए। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर नेशनल इनकम निकली है वो प्राइसेस के बढ़ने के कारण ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जो यहाँ पर नेशनल इनकम मिली है जहाँ पर हमने बेस ईयर को लिया है तो यहाँ पर प्राइसेस के बढ़ने के कारण इनकम नहीं निकली, ये क्वांटिटी फिक्स्ड है। वहाँ पर हमने प्राइसेस को भी फिक्स किया था, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी तो फिक्स थी दोनों में, लेकिन बस यहाँ पर इनकम इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि प्राइस बढ़ा है। तो प्राइस बढ़ने से अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ये कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को एक सही तरीका नहीं मेजर किया जाता है। ओके, लेकिन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो बेटर टूल माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री को मेजर करने के लिए। कॉजेज ऑफ चेंज, यहाँ पर चेंज किस कारण आया, ये 20,000 का चेंज किस कारण आया, ये 20,000 का चेंज क्वांटिटी और प्राइस दोनों के कारण आया, लेकिन यहाँ पर 12,000 का चेंज खाली क्वांटिटी के कारण आया है क्योंकि प्राइस तो मैंने फिक्स ही करा था। ओके, so it is affected by change of both price and quantity, it is affected by change in quantity only। कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो करंट प्राइस का जो नेशनल इनकम निकलता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर। यहाँ पर हम डिफरेंट ईयर से यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफरेंट ईयर में हम अलग अलग प्राइसेस लेंगे, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर हम कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं कि पिछले साल में कितनी नेशनल इनकम थी, क्योंकि हमने प्राइस तो कांस्टेंट ही रखे थे। इस साल का भी हम नेशनल इनकम मेजर करेंगे तो और कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट रहा था। आइए देखते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पर कैसे मार्केट वैल्यू निकालते हैं। करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। हमने देखा यहाँ पर करंट ईयर के प्राइस ये थे और करंट ईयर की क्वांटिटी थी, तो ये मार्केट वैल्यू निकली थी। वैसे ही कांस्टेंट प्राइस में क्या था, बेस ईयर के प्राइस थे और करंट ईयर की क्वांटिटी थी। करंट ईयर की क्वांटिटी थी और बेस ईयर के प्राइस थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू निकाली। तो इसमें ऐसे कैलकुलेशन होती है। ओके, अब बात करते हैं इनके ऑल्टरनेट नेम की, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का टॉपिक समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। हमने अभी अब देखा था कि नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी कह सकते हैं। तो व्हेन द जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर, तो जब हम सेम ईयर के प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो व्हेन द जीडीपी इज गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो जब भी हम बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो इसे रियल जीडीपी कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी जीडीपी बेटर है, तो रियल जीडीपी ही बेटर मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी आएगी वो बिना किसी प्राइस फ्लक्चुएशन के आएगी और प्राइस क्योंकि यहाँ फिक्स रहेगा तो वो ट्रू पोजीशन दिखाएगा कि जीडीपी कितनी ग्रो हुई है या कितनी डाउन आई है। तो रियल जीडीपी इज बेटर एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। आइए देखते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर, पहले उसे समझते हैं। हमने देखा कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन जो रियल जीडीपी होता है यहाँ पर जो चेंज आते हैं वो खाली क्वांटिटी के हिसाब से आते हैं, लेकिन प्राइस क्या होता है, फिक्स रहता है। तो ये जो प्राइस का इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर कहता है इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अप द जीडीपी। जीडीपी बनाने के लिए जीडीपी मेजर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कितना एवरेज लेवल ऑफ प्राइस रहा वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इन 200। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, आपको दिया है कि इफ नॉमिनल जीडीपी इज 15,000 करोड़, अगर नॉमिनल जीडीपी 15,000 करोड़ है, रियल जीडीपी 12,000 करोड़ है, तो आप बताइए जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा। तो आप यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, नॉमिनल जीडीपी को आप ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में, रियल जीडीपी को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इनटू आप 100 कर देंगे। तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा 125, ये ही आपका जीडीपी डिफ्लेटर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने सीखा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। लास्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है
उसके साथ हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनके भी इसके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तब तक के लिए बाय।